साल था 1969। कनाडा के लोकसभा के वहाँ की संसद के स्पीकर, उनके दिमाग में एक आइडिया आया और आइडिया आया कॉमनवेल्थ देशों के सभी संसद जो वहाँ हैं उन संसदों के स्पीकर्स और वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, इन सब को लेकर के साल भर में एक बार इनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाए। और ये सम्मेलन जो है भारत भी इसकी चौथी बार मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन से का उद्देश्य क्या है, ये सम्मेलन जो है किस लिए शुरू किया गया, इसका कोर एजेंडा क्या है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन इसके बरक्स मैं आपको सबसे पहले सुनवाता हूं हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का ये बयान। भारत में ये सम्मेलन 1971 में, 1986 में और 2010 में भारत को ये सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अब 16 साल बाद भारत को ये मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो सम्मेलन के मुख्य विषय हैं वे संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूल संतुलन बनाकर रखना, सोशल मीडिया पर सांसदों का प्रभाव, नागरिकों के बीच संसद की समझ का विस्तार करने तथा संसदीय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को मतदान के बाद भी बढ़ाने की चर्चा, संसद सदस्यों द्वारा संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, और 5वां विशेष सत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती करने में अध्यक्षों, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। इन विषयों पर 2 अलग अलग सत्रों में इस पर चर्चा होगी। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के पुराने जो सभा कक्ष है उनमें इन सभी अध्यक्षों को 2 अलग अलग कक्षों में बांटकर 2 दिन तक लगातार चर्चा होगी। जो 2 मेहमान हैं उनका तारुफ, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम नारायण जी। और हमारे साथ संजय भारद्वाज जी हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वहाँ का जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं उसमें आप प्रोफेसर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इस सारी चर्चा को हम थोड़ा सा राम नारायण जी आगे बढ़ाएं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आमतौर पर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि संसद संवाद से चलती है, लेकिन कई बार चाहे अनचाहे वो संवाद विवाद में भी बदलता है और विवाद से कई बार वितंडा भी पैदा होता है और कई बार उसके संदेश जो हैं वो अलग तरह के भी जाते हैं। लोग भी बोलते हैं कि अच्छा संसद ऐसे चलती है और वो बात फिर लोकतंत्र तक चली जाती है। ये जो मैसेजिंग है ये समाज में भी ठीक से ड्राइव हो और माननीय जो सांसद हैं उनके बीच भी ये ठीक से ड्राइव हो और जो नए आए हैं अभी वो भी ठीक है उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रमे रचें बसें, ठीक है। तो ये माहौल कुल मिलाकर ये जो एटमॉस्फेयर है, ये पार्लियामेंट्री एटमॉस्फेयर जो है ये बने, इसके लिए इस तरह की जो ये समिट है इसका आप कितना अवदान योगदान मानते हैं? देखिए, जब आप एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबसे पुराने गणतंत्र हैं तो आप जब कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया में उसका अलग संदेश जाता है। जिस तरह से एक शिक्षक कोई बात कहता है तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं, उनमें अलग संदेश जाता है बजाय किसी और कहने के। तो लोकतंत्र और गणतंत्र के रूप में भारत की जो पहचान दुनिया वैश्विक स्वरूप पर है, जब वहाँ पे कोई गतिविधियाँ होती हैं, कोई बात होती है, कोई मंथन होता है, कोई विचार विमर्श होता है, कोई एजेंडा तय होता है, तो उससे पूरी दुनिया के जो लोकतांत्रिक देश हैं, संसदीय लोकतांत्रिक देश हैं, उनको अलग संदेश जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जब हम इस तरह की स्थिति में पहुंचते हैं, जब हम इस गौरवपूर्ण स्थिति को महसूस करते हैं, तो हमारे देश के अंदर भी भावना पैदा होती है कि हम उस पद पर हैं जहाँ से हम संदेश देते हैं, तो हमारे आचरण भी
उसी तरह के होने चाहिए जिस तरह से हम बात करते हैं। तो इस तरह की जो स्थितियां होती हैं उससे निश्चित रूप से हमारी संसदीय, हमारी विधायी जो विधानसभा हैं, संसद हैं, उन सब में भी सांसदों विधायकों के पास भी एक बड़ा संदेश जाता है कि हमको किस तरह के आचरण करना चाहिए, हमारी क्या मर्यादाएं होना चाहिए और हमको किस तरह से जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के मुद्दों को लेकर सारी दुनिया को संदेश देना चाहिए कि लोकतंत्र कितना जरूरी है, उसमें इस संसदीय लोकतंत्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर भारद्वाज, इस चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं। जब राष्ट्रीय स्तर पर पीठासीन अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन होता है तो उसमें भी संसद को और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं और उसमें तो कई बार निर्णय भी लिए जाते हैं और वो निर्णय इसलिए ले लिए जाते हैं चूँकि माननीय लोकसभा अध्यक्ष हों, ठीक है, ये सब लोग जो हैं उसके लिए ऑथराइज्ड हैं, अधिकृत हैं। और यही जब राज्य स्तर पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन होते हैं तो विधानसभा के बारे में भी इस तरह की बातें होती हैं और वहां भी निर्णय ले लिए जाते हैं, चूंकि वहां पर विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो भी अधिकृत हैं। लेकिन यहां पर CSPOC में जो है क्या ये भूमिका एक ऐसे गार्जियन की है जो एडवाइस तो कर सकता है लेकिन वो उसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो इंटर गवर्नमेंटल जो इंटरेक्शन होता है, जो विभिन्न जो देशों के स्पीकर्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो ये बात, ये पहलू, कई पहलू उभर के आते हैं कि किस देश की संसद किस तरीके से, क्या व्यवस्था है वहाँ पे, किस तरीके से काम होता है, क्योंकि मेन जो मकसद होता है, ये सब लक्षण है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, कि जहाँ पे पार्लियामेंट है जो जनता की आवाज़, जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व जो वहाँ पे आते हैं, जो एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें आता है कि सभी का पार्टिसिपेशन वहाँ पे होता है। तो ये तो एक आपने जो बात कही कि विधानसभा लेवल पे भी एक पार्टिसिपेशन होता है, फिर एक केंद्रीय लेवल पे भी एक पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन जब आप इंटर गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशंस की बात करते हैं और इस तरीके के जो सम्मेलन आयोजित होते हैं तो विभिन्न देशों की जो गवर्नेंस है, जो सिस्टम है, वो कैसे चल रही है, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है, यानी कई पहलू है। और उसमें भारत जैसा देश जो इस तरीके के का आयोजन कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है, वो देश है जो लोकतंत्र की जननी है, जो आप ये कहिए कि सदियों से, महाजनपद से लेके आज तक हम लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा पक्ष है उसमें कि कोई भी विषय है उसको डिबेट, डिस्कशंस, डिस्कोर्स, कहीं पर भी कोई भी ग्रंथ भी आप उठाते हैं तो उसमें भी जनता की और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के महत्व को जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कि जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है उस पे कितना जनता का नियंत्रण है, वो रिफ्लेक्ट होता है जब पार्लियामेंट में ये बात डिबेट होती है, डिस्कशंस होती है। दूसरा जो पक्ष है इसमें कि देखिए कि जनता जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह रहे हैं, तो उसमें जो जनता के बीच में, सिटीजन्स के बीच में जो समानता है, क्योंकि हर व्यक्ति को, एक पार्लियामेंटेरियंस को बराबर का अधिकार है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। तो ये जो भारत का, खासकर मैं अब कहूँगा कि जिस तरीके का एक हेल्दी एक कल्चर है कि जहाँ पे विपक्ष भी उतना वाइब्रेंट विपक्ष होता है कि कोई भी पॉलिसी को प्रभावित करता है, तो ये भारत में इस तरीके का सम्मेलन होना, और वो उन देशों का जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, बिल्कुल, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। बिल्कुल। प्रोफेसर भारद्वाज, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। हमारे साथ अनिल त्रिगुणानाथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व राजदूत हैं और हमारी जो CSPOC की जो एक खास पेशकश है इसमें अनिल जी, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो क्या प्रोफेसर संजय ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शेयरिंग एंड केयरिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर 53 देशों की जो एक तरह से अंतर संसदीय संवाद है, जहां पर सबके जो अनुभव हैं वो शेयर भी होंगे और वो एक तरह से एक दूसरे की पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं वो मजबूती कैसे मिले, उस नीयत से, उस इंटेंशन से शायद वहां बैठते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रोफेसर साहब से और हमारे दूसरे पैनलिस्ट से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम्म। ये एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी के लिए पार्लियामेंट और संसद का ठीक तरह चलना और ठीक तरह होना और स्पीकर की न्यूट्रलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। और चूंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो काफी देशों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का, और ऐसी हमें ये चौथी बार हम कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा तात्पर्य निकलता है कि किस तरह से ये देश एक दूसरे के साथ मिलकर के, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके किस तरह अपने जो इंस्टीट्यूशंस है उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकें। दूसरी चीज है कि जो वर्कशॉप्स इस बार होने वाली हैं उसमें आपने देखा कि इम्पोर्टेंट चीज यह है कि एक चैलेंजेस जो हैं सबके सामने हैं, और वो चैलेंज जो है पार्लियामेंट्स के सामने भी है, वो है टेक्नोलॉजी का चैलेंज। कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, इसीलिए फोकस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लाभ हो सकता है इसके अंदर में, किस तरह से इनोवेशन को हम यूज कर सकते हैं, और कैसे उस सबके ऊपर ओवरसाइट को बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरह का रोल पार्लियामेंट अदा करती है हमारे भारत के हिसाब से, तो खास तौर से इवन फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बहुत बड़ा उनका रोल होता है। और दूसरा ये कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिसइंफॉर्मेशन के लिए भी, इंफॉर्मेशन के लिए भी, और किसी भी तरह का बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों के लिए। पार्लियामेंट के ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बारे में आ जाती है कि किस तरह से पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाहे पार्लियामेंट हो चाहे दूसरे वर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट के या पिलर्स हैं, करते तो काम वो सब देश की जनता के लिए ही अपने हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपने देखा कि पार्लियामेंट जो है किसी भी देश के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है, और हमारी पार्लियामेंट के ऊपर में टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, तो इसलिए वहां की उनकी सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वगैरह हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो मैं समझता हूं इन सब बातों के ऊपर जब डिस्कशन इसमें होता है तो उसके जो परिणाम आते हैं, तो जितने स्पीकर्स दूसरे देशों से आ रहे हैं वो भी एक दूसरे को बताते हैं कि उनके यहाँ पे क्या चीज है। बहुत सी जगह बड़ी अच्छी बातें होती हैं, तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं क्या। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी चीजें इसमें डिसाइड होंगी और डिस्कस होंगी। अनिल जी, आप जो हैं पूर्व राजदूत रहे हैं और दुनिया के कई देशों में आपने जो है भारतीय जो दूतावास है वहाँ पर आपने उस फ्रंट को संभाला भी है। क्या आप इसमें आपको कुछ अनुभव है? कुछ ऐसे देश जो यहाँ पर 53 देश करीब आ रहे हैं और 20 उसके अलावा भी हैं, तो उन देशों की जो संसदें हैं वहाँ पर कुछ इस तरह की प्रैक्टिस जो सुनने में आई हैं या पढ़ने में आई हैं, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो भारत की जो संसद है उसको भी, मतलब ये वाइस वर्सा होगा, मतलब कुछ चीज़ें हमारी होंगी जो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ दुनिया के अलग देशों की पार्लियामेंट में कुछ प्रैक्टिस होंगी जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं कंट्रीज, वो ज्यादातर वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। ठीक बात। और आप ये जानते हैं कि हमारे बाद फिर से ये पार्लियामेंट जो है, ये सीएसपी का इसका मेंटल जो है वो दोबारा से यूके के पास जाने वाला है। हम हैंड ओवर करेंगे उनको। हमने युगांडा से टेक ओवर किया था। लेकिन आप ये सोचिए कि हर एक देश के अंदर अपनी अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। मैंने पहली बार होस्ट किया था ये पूरा डेलीगेशन 92 मेंबर्स का, हमारे यहाँ से स्टेट्स असेंबली का गया था नाइजीरिया में, अबुजा में हुआ था जी। अब नाइजीरिया की भले आपको लगे कि वहां की डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी रोबस्ट डेमोक्रेसी है। अच्छा। और वो हमेशा यही कहते थे कि जो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर हमें बड़ा गर्व है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज को इस बात से अच्छा लगता है। और इन सब कंट्रीज में देखिए, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स तो डेवलपिंग कंट्रीज की हर जगह हैं, और वो वहां पे भी हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे सोसाइटी हो, या पॉलिटी हो, या गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, या वहां का मीडिया है, या जितने भी पिलर्स डेमोक्रेसी के होते हैं उन सब में वो वेरी सिमिलैरिटीज होती हैं काफी। और कई बार इंस्टीट्यूशंस में क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कुछ कमिटीज होती हैं कहीं, वहां पर उसमें अपने ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी स्पेशली इम्प्लीमेंट करने के लिए होती हैं, और कुछ जगह में इस तरह के उसको ओवरलुक कर देते हैं। कहीं पे आपका देखेंगे कि कुछ कंट्रीज के अंदर में
एग्जीक्यूटिव जो है वो जनरली उसको रेल रोड कर देती है। पार्लियामेंट को नाम की होती है कई जगह पे, बाकी हैं कुछ और तरह के देश है, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो मेंबर्स भी होते हैं। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे कि सबको इस बात से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बात करके इस बात का फायदा होता है, मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इस चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे भी। प्रोफेसर संजय यहाँ हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर, एक बात और है जिसको थोड़ा मैं समझने की कोशिश करूँगा कि क्या ये मौका जो है, जो हमारे माननीय सांसद हैं या हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग का मौका ये होता है, और क्या ये सब उन देशों के जो पार्लियामेंट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने का ये अवसर होता है? देखिए, निश्चित रूप से आपने बात कही कि कुछ अच्छाइयाँ, जैसे हमारे पार्लियामेंट में कुछ विषय हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ प्रैक्टिसेज हैं, जिसमें खासकर हम 0 आवर्स की बात करते हैं। तो 0 आवर्स में हम जो बहुत अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, यानी कि आपको उसमें क्यू में नहीं लगाना पड़ता। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भारतीय संसद में। ये इस तरीके की प्रैक्टिस दूसरे पार्लियामेंट में भी जा सकती है। देखिए, जो भारतीय ईथोज एंड वैल्यूज है ना पार्लियामेंट के, वो बहुत ही प्रगाढ़ और गूढ़ हैं, और उनका एक अपना बहुत लंबा एक विरासत, एक लेगेसी रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि टॉप डाउन अप्रोच है, ये बेसिकली बॉटम अप अप्रोच है। खासकर ऑल जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनका सबका बॉटम अप्रोच है, क्योंकि आपने स्ट्रगल करके आपने डेमोक्रेसी को अर्जित किया है। तो भारत का एक बहुत बड़ी बात है, और खासकर जब हम नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ, और उससे जाके ये भारत की पार्लियामेंट हुई। सबसे पहला हुआ कि आपने जो वैल्यूज हैं भारतीय समाज के, या जो लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फ्रीडम के, सारे उन वैल्यूज को आपने लोगों को बताया, उनको लोगों को मोबिलाइज किया, उसके बारे में उनको जागृत किया। जब जागृत किया तो उसके बाद लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का, कि ये नहीं है जैसे सपोज कि जब हम गांधी जी की बात कहते हैं कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, एक सिंबल है कि हम आपके कॉलोनियल जो सपरेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिविल पॉलिटिकल लिबर्टीज की बात करते हैं। तो उसमें गांधी जी ने कहा कि सब पार्टिसिपेट करो, यानी कि जो ये महत्वपूर्ण विषय है इसमें जब तक जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे। जब उन इथोज को आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे तो आप उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो ये जो लंबा प्रोसेस हुआ कि जो मोबिलाइजेशन से लेके इंटरनलाइजेशन होते हुए आखिर में वो एक पार्लियामेंट के रूप में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। और उस इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस से वही आज भी वही चल रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय संसद का है कि आज भी जो इनपुट और आउटपुट और फीडबैक सिस्टम है, कि कोई विधेयक पास होता है, उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो जनता के बीच में भी जाता है। अभी भी जैसे हेकी का विधेयक है, वो जनता के बीच में गया, डिस्कशंस डिबेट के लिए गया है। तो ये जो प्रोसेस है ये वहीं से ही आया है, जो हमारी राष्ट्रीय एक लेगेसी है, उस लेगेसी को हमने आगे बढ़ाया। एक और पक्ष जो दुनिया सीख सकती है भारत से, और बाकी देशों में भी कुछ देशों में है, कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, अकाउंट कमेटी है, बाकी हर सब्जेक्ट पे कमेटीज है, उसमें कई कमेटीज में आपने देखा होगा कि अपोजिशंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। यानी कि कितना हेल्दी डिस्कशंस, डिबेट्स जो दुनिया के, जो भारत के लिए जो नियम कानून बनते हैं, उन कानूनों को कितना गहराई से, गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपनी पवित्रता बनाए रखेगा तो देश भी पवित्र होगा। और पार्लियामेंट का डिबेट और डिस्कशंस कहीं पर भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना सेक्रेड है अपने आप में कि उसके, तो ये जो प्रैक्टिस है भारत की, ये निश्चित रूप से बाकी पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि डिस्कशंस होगा, डिबेट्स होगा, पैम्पलेट्स होंगे, सारे पार्लियामेंटेरियंस उसमें कहेंगे, ऐसे ही जो दूसरे देश में, जैसे खासकर ब्रिटेन की भी आप बात करते हैं कि बहुत कुछ चीजें लिखी नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस में है, अभी समय है, वो अभी समय के माध्यम से बहुत सारे डिसीजंस और डिबेट्स और पॉलिसीज को आगे बढ़ाते हैं। तो वहां से भी सीखने को मिलता है। बाकी कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन ब्रिटिश जिस तरह से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है पुरानी नजीरों के बेस पर, वैसे ही वहां पर भी पुराने निर्णयों के आधार पर उस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं। निश्चित रूप से। बिल्कुल, इस चर्चा को मैं आपके साथ फिर आगे हम बढ़ाएंगे। 3-4 शब्द हैं जो इस
जो CSPOC की जो ये समिट है उसमें जिनको कोर रूप में रखा गया है, ट्रांसपेरेंसी है, जस्टिस है, इस तरह की कुछ बातें हैं, इनको किस संदर्भ में इन शब्दों का उपयोग यहाँ पर किया गया होगा? किस चीज़ की पारदर्शिता, किस चीज़ की निष्पक्षता, किस चीज़ का न्याय? देखिए, हम देख रहे हैं इस समय दुनिया के जो हालात हैं, हाँ, हम अपने पड़ोस में ही देखें, 2 देशों में जहाँ लोकतंत्र थे लेकिन लोकतंत्र वहाँ खत्म हो गए, जो स्थितियाँ बनी उसमें, क्योंकि जेन जी जो नाम दिया गया नई जनरेशन को, उसकी आकांक्षाओं को, इच्छाओं, कहीं न कहीं जो संसदीय प्रतिनिधि थे, जो वहाँ की संसदें थी, पूरा नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं वो लोगों से कट गई, तो कहीं कहीं न्याय नहीं मिल रहा था बहुत सारा कई जगह, वैसी भावनाएं आ रही थी। तो इस समय जबकि डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनता की बातें पहुंचती हैं, लेकिन जनता की भावनाएं जब अनसुनी हो जाती हैं, जब न्याय मिलता नहीं दिखता है, ऐसी माहौल बन जाता है, स्थितियाँ बन जाती हैं कि न्याय असंभव है, तब उनमें न्याय की बहाली करना और संसद की सर्वोच्चता को आगे रखकर जनता की बात कहना, जनता के साथ न्याय करना, जनता की इच्छाओं अपेक्षाओं के अनुरूप शासन चलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो जब इस सम्मेलन का एजेंडा 28वां सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है एजेंडा में, क्योंकि हमको सबके साथ न्याय कैसे मिलेगा? राजतंत्र में भी होता है, तानाशाही भी होता है कि वहाँ न्याय नहीं मिलता, एक आदमी सुनी जाती है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव में सरकारें बदल ली जाती हैं, प्रतिनिधि बदल दिए जाते हैं समय समय पर, कहीं ये 2 टर्म 3 टर्म, कहीं ज़्यादा टर्म होते हैं अलग अलग, लेकिन प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनेगी। लोकतंत्र में व्यवस्था न्याय देती है और राजतंत्र में व्यक्ति न्याय देता है। बिल्कुल। और व्यक्ति जो है कभी भी डगमगा सकता है, इसलिए हम व्यक्ति से हटकर है, संस्थाएं जो होती हैं व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए संस्थाओं का विकास जो है वो ज्यादा बिल्कुल लोकतंत्र संस्था है बहुत बड़ी दुनिया में, लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया जिससे व्यक्ति हावी ना हो कहीं पर भी। जब व्यक्ति हावी होने लगते हैं तो कोई भी तंत्र वो चरमाने लगता है, सारी व्यवस्थाएं टूटने लगती हैं। और जब मानववाद की बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि हर व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्ति अपने कर्तव्य होते विकास है, वो सब चीजें एक तरफ हो जाती हैं, क्योंकि तानाशाही जितने भी विशुद्ध हुए वो तानाशाही कहीं न कहीं उसके मुख्य कारण में रही है, तात्कालिक कारण कुछ भी रहे हों। तो इस समय हमारे सामने बहुत सारी चीजें और भी नहीं आ रही हैं, वो भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगी। इसमें हम चर्चा करेंगे अभी AI सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज आ रही है दुनिया के सामने, जब लोगों के सामने लग रहा है कि हमारे सारे काम तो AI कर लेगी। जैसे किसी समय कंप्यूटर आया तो लगता है अपन नौकरी चली जाएंगे, लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर सब काम करेगा। वैसे आदमी का कोई विकल्प बना नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि जो चीजें आ रही हैं वो आदमी की बनाई हुई चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिगुणायत जी, क्या हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? मेरी समझ जो है, जितना मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पर रहते हुए, पार्लियामेंट साल भर में 3-4 बार चलती है, लेकिन यहाँ पर जो समितियां हैं ये तो सालों चलती हैं। इनको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष कई बार, और ये है भी उसी तरीके से। और इनका जो कामकाज है वो और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो, ये एक बात हो सकती है, लेकिन क्या हम दुनिया के बाकी देशों को ये सिस्टम हमारे यहाँ जो काम कर रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या वो मतलब उसके बारे में उसको आप कैसी ग्रेडिंग देते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक यूनिक पार्लियामेंट है। अच्छा। और हाँ, besides being a noisy democracy, ये हमेशा बड़ा जबरदस्त काम करती है, चली आई है, और एक बड़ा मैं समझता हूं कि लॉडेटरी वर्क किया है पूरा, जब से इंडिपेंडेंस से, जब से 50s से बने हैं। और हर तरह के लोग, और जैसा प्रोफेसर ने कहा कि जो हमारी कमिटीज हैं उसकी खासियत यह है कि उसमें हर पार्टी के लोग रिप्रेजेंटेड रहते हैं डिफरेंट कमिटीज के अंदर में। अब आप देखिए, आज एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसमें डॉक्टर शशि थरूर चेयरमैन है, और मुझे याद है जब मैं मिनिस्ट्री में काम करता था तो सुषमा स्वराज जी चेयरमैन हुआ करती थी। तो ये एक बहुत ही रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल, जिससे आपको पता लगता है कि किस तरह से मिलजुल करके सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज वो सीख ही सकते हैं, जिस कंट्रीज में नहीं है कमिटीज तो वो कर सकते हैं। दूसरा चीज, भारतीय पार्लियामेंट जो है एक और चीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है एक हाईटेक प्रोग्राम चलाती है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। उसके अंदर में जो इस तरह के कंट्रीज, पार्टनर कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ के हों या कहीं और के भी हों,
उनके जो वर्किंग क्लर्क्स या दूसरे लोग होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं यहाँ भारत के अंदर। उससे जो कैपेसिटी बिल्डिंग के जितने भी कार्यकाल हैं, जिस तरह कैसे करना है, क्या करना है, तो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें, और अपार्ट फ्रॉम के कंडक्ट करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि हम उनको इंक और काफी सारी, मैंने कई जगह ये भी कोशिश की कि जैसे हमारे यहाँ पे वोटिंग मशीन है, ई वोटिंग मशीन, क्या हम उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वहां पर, वहां जाके काफी हम सैंपल दिए। तो भारत के पास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ी बात है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के किस तरह का इम्पैक्ट पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर पड़ता है, कैसे पड़ेगा। अब देखिए सारे पार्लियामेंटेरियंस को आजकल भारत में, मैं समझता हूं कि रिसेंटली कुछ उन्होंने आईपैड्स वगैरह दिए हैं सबको लेके जाने के लिए। तो हर चीज अब आज के टाइम पे आपके आईपैड के ऊपर में मिल रही है सारी इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक बड़ा एक डेवलपमेंट है, किस तरह से इंडियन पार्लियामेंट ने उसको अडेप्ट किया है। तो जैसे वहां पे मैंने सुना है कि एक एग्जीबिशन भी लगेगी पार्लियामेंट्री जर्नी की अभी इस बीच में, जहाँ पे जो मीटिंग के दौरान कल से, तो उसमें भी वो लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो भारत जो है बेसिकली पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट लेवल पे, जी टू जी लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पी टू पी कनेक्ट के साथ में मिलकर के वो अपनी तरफ से पूरी उनको जो भी असिस्टेंस दे सकते हैं हम, वो उसको सबको मुहैया कराते हैं। कुछ सीखना भी है, लेकिन अपने आप को शोकेस भी करना है। जी बिल्कुल। इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। यहां पर प्रोफेसर संजय जी, एक बात जो है वो बहुत, मतलब मुझे भी वो बहुत, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं या बहुत भाती है मुझे भी। पार्लियामेंट जब चलती है तो लगता है कि कई बार बात जो है एक युद्ध की तरह से, है ना, गर्म हो जाती है। लेकिन ये सारी जो पार्टियां हैं, उनके जो माननीय सांसद हैं, उनसे जुड़े हुए, वो किसी ना किसी संसद की समिति में हैं। सब, राहुल गांधी जी भी हैं, और ये सब लोग समिति की जब बैठकें होती हैं तो उनमें मीडिया को भी, ठीक है, एक फोटो तो क्लिक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसका संवाद जो है वो कहीं बाहर नहीं आता है। वहाँ चिंतन मंथन भी होता है, और वहाँ पर निर्णय भी लिए जाते हैं, और वहाँ की जो रिकमेंडेशन है वो सभा के पटल तक भी आती हैं, और वो कई बार कानूनों के रूप में भी आगे आती हैं। तो ये जो 365 दिन जो ये वर्क चल रहा है, ठीक है, ये पूरे देश में हर माननीय सांसद का इसमें एक बराबर का योगदान है, भले ही वो किसी भी पार्टी से हो। तो मतलब एक अंदर एक करंट ऐसा है जो इस चीज को जीवित रखे हुए है। देखिए, ये बात आप मान के चलिए, एक लंबी, भारत की एक लंबी परंपरा है। आप दो बातें भारत के बारे में बहुत अच्छी है कि अभी तक पोजीशन का अपोजिशन के प्रति इंटॉलरेंस नहीं है, वायलेंट इंटॉलरेंस नहीं है, जो कि बाकी देशों में देखने को मिलता है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, बहुत सारे देशों में कि इंटॉलरेंस है। और दूसरा, हमारी पॉलिटिक्स अभी भी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स डाइल्यूट कर देती है विषय को। तो अभी भी, क्योंकि ये एक बहुत लंबी एक परंपरा का हिस्सा है, कहते हैं कि डेमोक्रेसी है वो भारत के डीएनए में है, ये सिविलाइजेशनल डीएनए है। वो ये कहाँ से आया? वेद से आया। जब वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, वेद क्या है? वेद कहते हैं कि डिबेट, डायलॉग, डिस्कशंस। ये वहाँ से जो वैदिक संस्कृति चली, महाजनपद से लेके, आप देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, कितना बढ़िया से डेमोक्रेटिक इथोस, किस तरीके से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि जो डिफॉल्टर्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी तरीके का डिफॉल्टर्स हो। आप देखिए जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्ट्स हैं, हाँ, जितने भी स्तूप्स हैं, उनमें बहुत स्ट्रांगली इन बातों को लिखा गया, इंस्क्रिप्ट किया गया। एक अभी बड़ा जो कांचीपुरम है तमिलनाडु में, हाँ, उसमें चोला डायनेस्टी के बारे में बड़ा कि बैलेट सिस्टम था, और एक बैलेट सिस्टम में कहते हैं ना, मेग्ना कार्टा से बैलेट सिस्टम आया। लेकिन भारत में बैलेट सिस्टम मेग्ना कार्टा से, वहां मंडपम करके जो है वो चल रहा था, बहुत पुराना है। हाँ। और ये एक परंपरा आते आते, जैसे गांधी जी को आप कहिए, गांधी जी कहते हैं कि आई लव डिबेट्स, मैं डिबेट एंड डिस्कशन करना चाहता हूं। जब डिबेट और जो वाद संवाद और
वाद, प्रतिवाद और संवाद। जब तक आप वाद नहीं करेंगे, प्रतिवाद उसका नहीं होगा, तब तक संवाद नहीं आएगा। तो ये जो हेल्दी एक परंपरा है, ये भारत के डीएनए में एक सिविलाइजेशनल डीएनए है और वो आज तक चला आ रहा है। तो जो आपने जिक्र किया कि भारत की जो पार्लियामेंट है उसमें लगता है कि बड़ा हॉट डिस्कशंस हो रहा है और बाद में आते आते वो एक कानून के रूप में सामने आता है, यानी कि सबकी सहमति होती है। वो कैसे होती है? जब हर व्यक्ति, हर समाज का प्रतिनिधि अपने विचार सामने रखता है और एक कन्विंसिंग एक मोड पे आप आ जाते हैं, यानी कि आप जब संवाद पे आप आ जाते हैं तो संवाद से वो जो रिजल्ट्स जो आते हैं वो सबको सर्वसम्मति एक्सेप्टेड होते हैं। तो ये जो परंपरा है ये भारतीय लोकतंत्र को बरकरार रखे हुए हैं। आज हम कहते हैं कि दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ना केवल ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी है जिसमें पीरियोडिक चुनाव होते हैं। हमेशा पोजीशन, अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी सब पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिए क्या हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करती, या तो एक अवामी लीग या बीएनपी। पाकिस्तान में देखिए कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और वहाँ के अपोजिशन लीडर को जेल में डाल रखा है, ये सब प्रैक्टिसेस भारत में नहीं है। भारत का क्योंकि एक लोकतांत्रिक बेस रहा है, एक आधार रहा है और वो उसके अपने जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनको हम आगे बढ़ाते रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दुनिया के सामने एक रोल मॉडल होगा। देखिए आप अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स की भी बात करते हैं तो अमेरिका कौन सा, वो कहते हैं हम इतना पुराना डेमोक्रेसी, अभी भी 31-32 पोजीशंस पे है। भारत 41 पोजीशन पे है और इतना बड़ा हमने 200 साल का कॉलोनियल जो पीरियड देखा, उसके बावजूद भी हमने 70 साल में इतना ज्यादा अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, संस्थागत कर दिया। इलेक्शन कमीशन का हम जब टीएन सेशन से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन का दाद देते हैं कि भारत में कितना निष्पक्ष इलेक्शन होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, जनता को अपना मैंडेट देने का पूरा अधिकार है। और ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक इथोज एंड वैल्यू से हम बहुत एडवांस आ चुके हैं, काफी यूरोपियन कंट्रीज के नजदीक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। इस चर्चा में एक बात और जोड़ी गई है राम नारायण जी, और वो है पीपल पार्टिसिपेशन। जन भागीदारी जो है वो भी इस पूरी जो समिट है उसका ये भी एक कोर इशू है, एक बिंदु है। इसको कैसे समझा जाए? जैसे अगर मैं समझूं जिन चीज़ों को मैं थोड़ा सा, जिनमें मेरी रुचि रहती है, मान लिया 1993 में पंचायती राज कानून पास हुआ। अब पंचायती राज कानून की डिमांड जो है वो जन की तरफ से नहीं आई, वो सरकार के अंदर ही कुछ लोगों का विचार हुआ और उसमें से वो आई भी और आकर के जो है उन्होंने वो कानून बना दिया और वो लागू भी हुआ। तो उसका मतलब जो है, अगर आप देश की ग्राम पंचायतों में देखेंगे तो गांव में आदमी को इतना ही पता है कि अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं और उसमें मुझे कैंडिडेट बनना है और मुझे चुनाव जीतना है, गांव का प्रधान बनना है। वो पंचायती राज कानून क्या है, उसमें वो 29 विषय कौन कौन से हैं, उन विषयों में उप विषय कौन कौन से हैं, उसे किस तरह से एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का एक पूरा का पूरा वो दस्तावेज है। और अगर वो लागू नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, या उनको कुछ राइट कम दिए जा रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन कम है, तो उस बारे में उनका कोई डिमांड भी नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता है। देखिए, संसदीय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सबसे अहम हिस्सा होता है। बिना उसके तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे बिना एटम के आप किसी, लेकिन ये एक ऐसा मसला मैंने बताया जिसमें लोगों ने भागीदारी करने के बारे में सोचा भी नहीं। वो लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन जबकि एक सरकार ने उसको डिलीवर किया, दिया। इसकी वजह ये थी कि हम 1000 साल की गुलामी से आए थे। लोगों के पास सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, उनको रोजी रोटी खाने के अलावा कुछ सब खत्म कर दिया था। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे संस्थाओं कितना नुकसान पहुंचा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारा इतिहास क्या लिखा गया और क्या था, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पीढ़ियों से जिस जनता ने जो झेला है उसमें सोचने की क्षमता समाप्त हो गई थी कि लोकतंत्र भी कुछ होता है। आजादी के बाद कई सालों तक तो लोग कहते थे कि राज ही अच्छा था, राजतंत्र ही अच्छा था, लोकतंत्र उनको समझ ही पड़े हो चुका था। जिस तरह से एक जीव कई जन्मों के बाद भूल जाता कि ईश्वर का अंश है वो,
वैसे ही हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमारा आम आदमी भूल ही चुका था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कुछ थी या उसका कोई महत्व होता है, वो वेदों या को हमारा भी कोई महत्व वैसे ही है। वो इन सारे विषयों को भी भूला। जो वो भूल ही चुका था, हमारा कुछ इस सत्ता में हमारा कुछ अंश हो सकता है, या उस सत्ता में हम भी कहीं हैं। वो माननीय सत्ता तो कुछ लोगों के लिए है, जन्म से मिलती है। लेकिन राम नारायण जी, पुनर्जागरण तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए, रातों रात कुछ नहीं होता है। ठीक है, 1975 साल हुए हम आज़ादी को। 75 साल में हमने अपने देश को खड़ा किया, आर्थिक तरह मजबूत किया। पहले तो आपको पेट की भूख मिटानी पड़ती है, पहले वो काम था। हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई, हम बहुत सारे लेके आए। पेट की भूख मिट गई, हम दुनिया की जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इसीलिए जिस समय पंचायती राज कानून आया तो उस समय भी लोगों के जहन में चीजें थी, लेकिन आगे बढ़ाया धीरे धीरे करके। आगे आज हम नारी सशक्ति अधिनियम ले आए हैं। 33% भागीदारी बात आ रही है। जिस अमेरिका जो अपने आप कहता है बहुत बड़ा, वहाँ कोई महिला आज तक राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुई है, और हम अब महिलाओं 33% भागीदारी देने जा रहे हैं। तो हम करोड़ों पंचायतों में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जनता की भागीदारी, आधी आबादी को सामने लाना कितनी बड़ी बात होती है। तो हम लोग लगातार सतत रूप से पार्टिसिपेशन को बढ़ा ही रहे हैं हर स्तर पर, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे विधायिका हो, संसदीय सिस्टम हो, या और भी जगह, सब जगह हर जगह बढ़ रही उनका। और हमने अपने समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, जो आरक्षण क्यों लाया गया था, ओबीसी, दलित, आदिवासी सब पिछड़े रह गए थे। समाज को भी खड़ा करना है। कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जान रहे हैं कि हाँ यहाँ पंचायती राज है, वो जान रहे हैं कि अब मैं प्रधान बन गया हूँ कि बन गई हूँ, लेकिन पंचायती राज कानून जो है वो कितने ग्राम प्रधानों ने पढ़ा होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अभी है, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो लोग कानून पढ़ेंगे, लोग अवेयर भी होंगे। अब सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, गूगल में मिल जाती हैं। पहले किताब पढ़ने कौन जाएगा, और किताबें आधी अंग्रेजी में होती थी, क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी तक में नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले देख लीजिए कितना लिटरेचर क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी में तो नहीं था। बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इस पार्टिसिपेशन को लेकर के हम त्रिगुणायत जी से भी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक इस पार्टिसिपेशन को लेकर सर एक बात और है जो मुझे समझ में आती है कि कोई नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार को वो एक मसले के रूप में, एक प्रस्ताव के रूप में रखना चाहता है पार्लियामेंट में, तो उसके पास 2-3 ऑप्शन शायद हैं क्या? या तो उसका जो जनप्रतिनिधि है वो उसे कन्विंस करे और उनके माध्यम से वो वहां पर या तो 0 आवर में उठवाए मसले को, या वहां पर जो फ्राइडे को जो एक तरह से प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होता है उसके तहत वो, अगर वो बड़ा उसके पास आइडिया है तो उसके तहत वो आगे बढ़ाए, और या फिर वो मतलब ये कुछ तरीके शायद हो सकते हैं। कई बार प्रश्न के रूप में भी कोई बात हो सकती है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट मैकेनिज्म जो है, स्टैंडिंग कमेटी अगर किसी मसले पर बन गई है तो उस पर वो अपनी राय दे सकता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिसिपेशन है इसको लेकर के एक तरह से ब्रांडिंग जैसा नहीं होता है। मतलब लोग आजकल की, जिसको जैन जी की बात कह रहे थे राम नारायण जी, उसकी एंगेजमेंट जो है वो शायद नहीं हो पाती होगी। देते होंगे कुछ लोग जरूर राय। देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी बात पे करूं, मुझे 2 चीज याद आई जो हम शायद दूसरे देश इस बात को सीख सकते हैं भारत से। जी, सबसे बड़ी बात यह है, और मैं इस संदर्भ में अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात भी करूंगा, कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इलेक्शन से पहले कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जो पावर ट्रांजिशन होता है वो स्मूथेस्ट होता है। जो सबसे बड़ी एक चीज है डेमोक्रेसी की, वो हम हर बार देखते आए हैं कि कुछ भी होता रहा हो, लेकिन भारत में पावर ट्रांजिशन एकदम स्मूथ होता है। एक बार रिजल्ट आ गया, उसके बाद में प्रोसीजर होती है। दूसरी चीज, अब आजकल हम ये एक चीज देख रहे हैं कि यूथ को एंगेज करने की, अभी आपने भी बात कही, तो उसमें यह है कि काफी जगह मैं गया हूं जहां पर मैं देखता हूं कि लोगों ने पार्लियामेंट को बनाने की, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर में, जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है उसी से मॉडल पार्लियामेंट का भी वो होता है। वहां पर डिस्कशन, डिफरेंट कमिटीज बनती हैं, वो डिस्कस करती हैं, और ये बड़ा एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस है मैं समझता हूँ। और वो आपके लिए आगे आने वाले नए लीडर्स को और लोगों में एक जागरूकता पहुंचाता है कि किस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। तो मैं समझता हूँ ये 2 चीजें जो है भारत की एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सीख सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि आपका खुद का चैनल, संसद टीवी,
ये जो है एक बड़ी चीज है जो काफी सारे पार्लियामेंटेरियंस को भी चेक में रखता है, और दूसरी चीज लोगों को बताता भी रहता है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये एक उसका बिल्कुल, बड़ा धन्यवाद। चीज है जो दूसरे देशों के लिए भी एक अच्छी चीज साबित हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक इंक्रीमेंटली अडेप्ट की जा सकती हैं। हालांकि हर कंट्री का, मैं समझता हूं, एक अपना सिस्टम होता है, और एक तरह की जो हम डेमोक्रेसी के सिस्टम के लिए चाहते हैं, सोचते हैं, वो जनरली हमने देखा है कि सब जगह सेम मेजर में एप्लीकेबल नहीं होती है। हर एक कंट्री को अपने हिसाब से इसको अडेप्ट करना पड़ता है। अब सर्टेन कंट्रीज मोनार्कीज हैं या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हैं, बट स्टिल उनके यहाँ पे भी एक छोटी मोटी किसी तरह की पार्लियामेंट है, तो वो ऐसे लोग भी रिप्रेजेंटेड होते हैं हमारे यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रोसीजर है, इन प्रोसेस है जो चीज। बिल्कुल, और बिल्कुल। जहां तक बात है कि देखिए, आपने एक बार अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, उस रिप्रेजेंटेटिव की ये जिम्मेदारी है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके लोगों की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको लेकर के आगे बढ़े, और अगर नहीं करता है तो अगली बार 5 साल के बाद फिर से वोट है। हमारे जो वोटर्स हैं उनके हाथ में सबसे बड़ी बात है उनका अपना वोट, और उसके जरिए वो जो चाहे बदल सकते हैं। एक बार क्या हुआ अनिल जी, कोल्हापुर से जो माननीय सांसद थे, ये बात हो गई 6 साल पुरानी, यहीं पर पार्लियामेंट में ही, उन्होंने अपने इलाके में स्कूलों में नौजवानों से ये पूछा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि अभी सेशन आने वाला है, मैं पार्लियामेंट में कौन कौन से सवाल पूछूं या कौन कौन से मसले उठाऊं, ये उन्होंने पूछा। और ये वहां के नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने ये बताया, ठीक है। और उसमें 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया, और बाद में वो पार्लियामेंट आए, जिनके सवाल यहाँ पूछे गए, जिनके मसले उठाए गए, और वो संसद टीवी पर भी आए, यहाँ पर एक बाकायदा एक डिबेट हुआ। तो ये कुछ इनोवेशन जैसा है, लेकिन इतना रुचि लेकर के जो है, शायद कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जो मॉडल प्रैक्टिस हैं, लेकिन उनको फिर जो है एक तरह से व्यवस्था का अंग भी अगर वो बन जाएं तो बहुत अच्छा हो सकता है। जी, एक ये, और दूसरी चीज एक जो आपने कही बहुत अच्छी बात है, और इसको ज्यादा से ज्यादा सांसदों को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी उनको फीडबैक मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आप ये देखिए कि किसी भी तरह से सांसदों के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना और वो करना, और दूसरी चीज एक अच्छी जो गवर्नमेंट कही है या पार्लियामेंट ने कहा है कि भाई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड भी होता है हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में, और उसके जरिए भी वो वहाँ की जो समस्याएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने में भी मदद कर सकते हैं। अभी हमने देखा, आपने एक छोटा सा एक मुद्दा देखा होगा, थोड़े दिन पहले आया था कि वो क्या गडकरी जी से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं आपसे मिलने की काफी देर से कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ था। उन्होंने कहा आइए अभी चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस तरह से काफी सारी चीजें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे सबको गवर्न करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ उसमें हमारे सांसद सबसे आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर संजय, ये कुल मिलाकर जो अनिल त्रिगुणायत हैं वो भी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ इन प्रोसेस है, ये परिणाम नहीं है, मतलब हमें बहुत दूर तक जाना है। डेमोक्रेसी के बारे में तो ये कहा गया है कि ये तो सामूहिक मोक्ष का मार्ग है एक तरह से। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, एक एस्टोनिया छोटा सा देश है पूर्वी यूरोप में, वो रूस से अलग हुआ, और वहाँ पर एक आधार कार्ड जैसी ही एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर सबके पास है। वो कोई भी आदमी देश में क्या होना चाहिए वो सिस्टम में अपना एक प्रस्ताव डाल देता है, उसको उस सिस्टम से जो है कुछ उसको सपोर्ट मिलना शुरू होता है, और अगर वो सपोर्ट जो है वो एक 50% को क्रॉस कर जाए तो जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो उसके प्रस्ताव को पार्लियामेंट में ले आते हैं, वहां उस पर डिबेट होती है और डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, और अगर लोगों को लगे कि नहीं ये ठीक बात थी तो उसे वो पास करके कानून भी बना देते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है भारत के लोकतंत्र में, वो बेसिकली है कि जो नागरिक शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो जब तक सिटीजनशिप का एजुकेशन में अभी भी हम
पिछड़ रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत में अगर इलेक्टोरल प्रोसेस को भी पार्टिसिपेशन देखते हो तो 60 से 70% लोग ही चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके दो बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो क्या है कि लोगों की कैपेसिटी कितनी है पार्टिसिपेट करने की, बिल्कुल, यानी कि लोग अपनी दिनचर्या और अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं और वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैं शाम को अपने बच्चों को अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा, मैं 2 दिन 5 दिन के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना। ये सिटीजनशिप की एजुकेशन की कमी है। दूसरा है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टिसिपेशन, यानी कि क्या हम पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ यह है कि कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट बहुत महत्वपूर्ण एक पक्ष है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो मीडिएटिंग वैल्यूज हैं आज के दिन भारतीय लोकतंत्र को जो प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने पहला बताया कि पार्टिसिपेशन है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि जनता एस्टोनिया की तरह अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति अवेयर हो और चुनाव में इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना अपनी ड्यूटी समझे और उसके माध्यम से आगे बढ़े। दूसरा होता है कि रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में कि लोगों का हर क्षेत्र का, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है कि हर कौम का, हर जाति का, हर क्षेत्र का, हर जेंडर का व्यक्ति पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। देखिए, बहुत कुछ हद तक हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो बहुत कुछ हद तक उस बात को इंश्योर करता है कि सबका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज भी चुनाव में टिकट्स देती हैं, उनको उम्मीदवार बनाती है, ये करती हैं। अब आता है दो जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं कि चुनने के बाद में एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, आप कितने रेस्पॉन्सिबल हैं और कितने आप अकाउंटेबल हैं। दोनों पक्ष हैं और उनको इंश्योर करने के लिए, देखिए एक बहुत, मैं वही बात कर, उनको इंश्योर करने के लिए जो एक वक्त पक्ष आपने रखा था कि ट्रांसपेरेंसी। देखो, भारत ने एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन किया है जो कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन। वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कि कितना खर्च हो रहा है, ये बात सरपंच भी बताएगा, नगर पालिका भी बताएगी, राज्य भी बताएगा, केंद्र भी बताएगा। जो आपने जो 4 टायर जो हमारा सिस्टम बताया गवर्नमेंट का, जिसको हम कहते हैं भौगोलिक रूप से कि केंद्र में, राज्य में, नगर पालिका में और ग्राम पंचायत में, लेकिन सब पे बराबर लागू है कि जनता के सामने आप पूरा ट्रांसपेरेंसी रखिए कि आपने क्या फंड आपका आया, कहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर हुआ। तो पहला पक्ष है। दूसरा एक और है जो हम कार्यात्मक विभाजन की बात करते हैं। देखिए, आज भी चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, आज भी बहुत कुछ हद तक अपना इंडिपेंडेंस बनाए हुए हैं। ये निश्चित रूप से है कि व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है, लेकिन जहां पर जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू की बात है, वो वहां पर जुडिशरी अपनी भूमिका को बखूबी निभाती है। और यहां से उससे भी आगे बढ़ के कि जहां कार्यपालिका अपना ठीक से काम नहीं कर रही, जैसे कि कई बार पर्यावरण का मुद्दा आता है, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म का भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन भारत की लोकतंत्र में आया। तो भारत का लोकतंत्र, ये बात आपने सही कहा कि हम कहां से शुरू किए, हम गुलामी से शुरू किए, आते आते आज हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड हम आज तक उन इथोज एंड वैल्यूज को, हम कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक इथोज एंड वैल्यूज हैं। आज भी हम जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया में, यूक्रेन का चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डिस्कशंस, डिबेट एंड डायलॉग के माध्यम से, नेगोशिएशंस के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहिए। वो डेमोक्रेटिक इथोज है, क्योंकि हमारा देश है जो वो गौतम बुद्धा का देश है, महावीर जैन का देश है, यहाँ पे अहिंसा की बात होती है, तो वही इथोज एंड वैल्यूज दुनिया में नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आगे भी जनता अपनी एजुकेशंस को बढ़ाएगी, अपने नागरिक कर्तव्यों को के प्रति जागरूक होगी और हम और ट्रांसपेरेंट होंगे और आगे एक लोकतांत्रिक मिसाल दुनिया के सामने रखेंगे। राम नारायण जी, एक ऐसी बात है जो मुझे लगती है कि ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है जो पार्लियामेंट को करनी चाहिए थी। जस्टिस PN भगवती ने PIL का एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया कि आपके दिमाग में कुछ है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाइए और वो एक तरह से वो लीगल डिसीजन टाइप से वो देते हैं और उसके बाद कोशिश होती है कि वो फिर व्यवस्था का हिस्सा बने, अंग बने। जबकि ये
ये उसका काम न्याय देना है, फैसला, ठीक है, मुकदमे सुनना है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये काम जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई एक कमेटी या फिर कुछ भी एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर वो होना था। देखिए, अभी भी पार्लियामेंट में कमेटी है, हाँ, जहाँ पर जनता की शिकायतें सीधी पहुँच सकती हैं। बहुत सारे सांसद जनता की उनको लेके आ सकते हैं, ये नियम प्रावधान यहाँ भी है। लेकिन हमने हमारी जो संसदीय लोकतंत्र में 3 स्तरीय है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। ठीक है, तीनों ही, कोई ये नहीं कि एक किसी से कम ऊपर नीचे नहीं, बराबर पर है कोई। मैं कह रहा हूं कि काम तो बटे हुए हैं, बिल्कुल काम बटे हुए हैं। हाँ। इसलिए अगर कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे, ठीक है, जैसे आपने सुना सही है, ऐसा दिखता है, होता भी है, दोनों चीजें। जैसे पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसलिए होता है कई बार, क्योंकि जब एक संस्था में कहीं कोई कमी आती है या कहीं कोई उसमें ट्रांजिशनल पीरियड में दिक्कतें आती हैं, जैसे हमने देखा बिना बहुमत वाली सरकारें नहीं। जब पीएन भगवती ने डिसीजन लिया तब पार्लियामेंट में कुछ ऐसा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ सिस्टम में होता क्या, जब गठबंधन सरकारें आती हैं तब सबके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग हित होते हैं, उनको साधने के लिए जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब चुनाव जल्दी जल्दी 6 महीने में, 1 साल में होने लगते हैं, मध्यवर्ती चुनाव होने लगते हैं, तो समस्याएं बढ़ती हैं। आज जो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे पहलू ये भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं रही जिससे ये बात उठी कि सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पड़ा और कुछ चीजें खुद हैंडल करनी पड़ी कि जनता की सुनवाई हो, पीआईएल वहां सुनेगी। तो कहीं ना कहीं उस समय स्थितियां उतनी सामने आई हैं। लेकिन आप देखिए 1977 के पहले जब पूर्ण बहुमत की सरकारें होती थी, ऐसी समस्या नहीं दिखी, लेकिन समस्या थी। ऐसा नहीं समस्या नहीं थी, दिखना नहीं होने वाला समस्या होना नहीं है। हाँ। लोगों की सुनवाई तब भी नहीं होती थी। हाँ। तब कहते इंस्पेक्टर राज है, बहुत सारी चीजें होती थी, विदेशी यात है, कई चीजें सामने आती थी। अब फिर वही विदेशी यात आ गया, अब दूसरे रूप में आ गया है। लेकिन समस्याएं जो सार्वभौमिक होती हैं उनके हल तात्कालिक होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होते हैं कि वो उभरती रहती हैं बार बार। इसलिए हमको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जिसमें कि लगातार सतत विकास में वो समस्याएं बाधा नहीं बने, समाधान होते रहे। समाज के विकास के साथ समस्याओं का समाधान अपने आप होता है। तो इसलिए जो हम संसदीय प्रणाली मजबूत कर रहे हैं, उसके जरिए समाज को मजबूत कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं को मजबूत करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें अपने आप हल होती नजर आएंगी। आज देश सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक चीजों से अभी भी लोग परेशान हैं। तो आप जो कहते हैं पंचायत में लोग समझते नहीं है, भाई जो रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य सही हो तब तो लोग समझें और उनकी भाषा उपलब्ध हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इतने जल्दी हजारों साल का काम आप 100 साल से कम में पूरा नहीं कर सकते हैं। नहीं, फिर भी पिछले इस शताब्दी में, जो 21 शताब्दी में हम जिस तेजी से आगे बढ़े हैं, थाली में भी उपलब्ध है और बाकी भाषाओं में अब हम देखेंगे कितनी तेजी से हम काम कर रहे हैं। तो वो काम हो रहा है, तो आगे परिणाम भी मिलेंगे वो तेजी से बाद में। अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ हैं, उनके साथ एक छोटा सा जिज्ञासा भी है, सवाल भी। अनिल जी, ये जो CSPOC का जो ये समिट हो रहा है और इसमें जो ये तमाम देश जो हिस्सा ले रहे हैं कॉमनवेल्थ के, यहाँ पर किसकी पार्लियामेंट जो है वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कितनी अच्छी उसकी प्रैक्टिसेस हैं, क्या इसकी कोई ग्रेडिंग है, और अगर है तो वो क्या है, और उससे हम क्या सीख सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी है या फिर होना चाहिए? ये चौथी बात भी। देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हर देश की जो भी प्रणाली है या उनकी जो संस्था है वो ऑटोनॉमस है अपने आप में। हाँ। तो हम अगर ये कहें कि हमारी उनसे बेटर है या उनकी हमसे बेटर है, तो ये उचित नहीं होगा। उचित ये है कि वो देखें कि हमारे यहाँ पे हम क्या चीज, इसीलिए शोकेस करने की कोशिश की जाती है कि हमारे यहाँ ये चीजें हैं, देखो और आज सीखो। के डेट में जी देखिए, हमारे जैसे इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से सोशल मीडिया को हैंडल करना, ये नई नई बातें जब हम बताएंगे, और भारत वैसे भी इंक्लूसिविटी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, दिखाता है, तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको करेंगे। ये कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है, और ऐसे में हम ऑलरेडी सबको जो है असिस्टेंस देते ही हैं अपने ट्रेनिंग के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस के जरिए, उनको और भी चीजें जो चाहिए होती हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। हम सैकड़ों कंट्रीज को, मैंने 161 कंट्रीज को हम असिस्टेंस देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये कहना कि वहां की पार्लियामेंट हमसे कम है या हमारी ज्यादा है,
तो मैं समझता हूं बिल्कुल उचित नहीं होगा। शोकेश करना है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है मेहमान जो स्टूडियो में है, एक आखिरी छोटा सा सवाल रामनारायण जी, युवा तो डिजिटल हो गया है, अभी माननीय प्रतिनिधि जो हैं, माननीय सांसद, वो क्या करते हैं कि उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, कोई प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा, कोई विधेयक भी इंट्रोड्यूस किया, तो वो उसकी क्लिप जो है वो उनकी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, उनके प्रतिनिधियों तक, उनके क्षेत्र की जनता तक वो पहुंचता भी है। लेकिन ये वन वे है, इसको कुछ है ना टू वे करने का कोई इसका वो भी टूल उस दिशा में भी बढ़ना चाहिए। नहीं, टू वे तो है ही, आप सांसदों से संपर्क कर सकते हैं ना, सांसदों को बोल सकते हैं ना, प्रतिनिधि तो आपके माध्यम है ना, तो माध्यम तो आपको माध्यम के जरिए जाएंगे ना। जब संसद की कार्रवाई को आप एक प्रतिनिधि के जरिए वहां पहुंचा रहे हैं, सीधे नहीं है, तो एक माध्यम है संसदीय आप प्रक्रिया, आप सांसद प्रतिनिधि आप चुन रहे हैं, तो प्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो कम्युनिकेशन को टू वे बनाए। बिल्कुल, ये दायित्व है और इस दायित्व को निभाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो मैंने पहले शुरू में कहा था, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जिस बात को कहते हैं कि संसद संवाद से चलती है, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने कहा कि ये वाद प्रतिवाद और संवाद का समुच्चय है, और ये देखने में लगता है कि ये बहुत हॉट टॉक है, लेकिन इसके नीचे लोकतंत्र जो है वो शांत तरीके से भी चलता है, 365 दिन चलता है, और वो कमेटी जो हैं वो बंद कमरों में चलती हैं, वहां पर चिंतन मंथन भी होता है, वहां पर ड्राफ्ट भी तैयार होते हैं, और वे फिर सभा के पटल पर भी रखे जाते हैं, और चीजें इस तरह से कानूनी शक्ल लेती हैं। तो ये जो CSPOC की हमारी खास पेशकश थी, इसमें फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।